नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जयप्रकाश नारायण का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जिस तरह हमने पिछले व्याख्यान में बताया, दलविहीन लोकतंत्र, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ये दुनिया के समस्त विचारकों में एक अपना विशेष अहम महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला इनका कंसेप्ट है। दलविहीन लोकतंत्र के नाम से इनकी व्यक्तिगत पहचान है। जयप्रकाश नारायण अपने आप में एक और अवधारणा को रखते हैं जो इनके ही दिमाग की उपज थी, वो है संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन। इन दो बिंदुओं के आधार पर जयप्रकाश नारायण अपना स्थान विश्व के महान विचारकों में रखते हैं। तो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रतियोगिता की दृष्टि से या हम अकादमिक दृष्टि से इस तरह यहाँ बीए के प्रथम वर्ष विद्यार्थियों द्वारा इसका अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जयप्रकाश नारायण की जो सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त अन्याय एवं शोषण का विरोध करना और एक ऐसी नैतिक एवं आदर्श व्यवस्था की स्थापना करना जो व्यक्ति एवं समाज दोनों के हित में हो, ये मूल उद्देश्य इनका रहा है। चाहे वह क्रांति की बात हो, चाहे वह दलविहीन लोकतंत्र की बात हो, चाहे वह अन्य किसी पहलू में हो, लेकिन मूल रूप से जो दृष्टिकोण है वह इस बात को ध्यान रखता है कि नैतिकता के आधार पर व्यक्ति और समाज दोनों के हित में संस्था के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा कार्य संपादन किया जाए। तो हम टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, समग्र क्रांति के बारे में यहाँ देखते हैं। दृढ़ संकल्पी, कर्मयोगी, सिद्ध पुरुष अपने आप में जेपी का जो सर्वप्रथम मार्क्सवाद से प्रभावित होना, उसके बाद लोकतांत्रिक समाजवाद से, उसके बाद गांधीवाद के सर्वोदय से, उन्होंने अपने संपूर्ण चिंतन का सार समग्र क्रांति की अवधारणा के रूप में प्रेषित किया। क्योंकि अपने पूर्ववर्ती विचारकों के प्रभाव से इन्होंने काफ़ी ग्रहण किया और समग्र क्रांति के रूप में फिर भारतीय परिवेश के समक्ष प्रस्तुत किया। जेपी ने सर्वप्रथम टोटल रिवॉल्यूशन या समग्र क्रांति शब्द का प्रयोग बिहार के छात्र आंदोलन के प्रसंग में 5 जून 1974 को किया। कई बार ये प्रश्न लघुत्रात्मक रूप में पूछ लिया जाता है कि समग्र क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया। तो ध्यान रखने वाला ये प्रश्न है कि छात्र आंदोलन के समय 5 जून 1974 को बिहार में उन्होंने जिस क्रांति का आह्वान किया था उसे अपने लक्षणों एवं विशेषताओं के आधार पर समग्र एवं संपूर्ण बताया। यह क्रांति समग्र इस अर्थ में है कि इसका उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि समस्त पहलुओं में, क्षेत्रों में भावात्मक परिवर्तन लाना है। हमें यह भी देखना चाहिए कि इतने सारे सामाजिक बिंदुओं को एकीकृत करके और एक कंसेप्ट या एक विचारधारा हमारे समाज में समाहित करना, संप्रेषित करना, जिसमें सब कुछ समाहित है और उसका नाम संपूर्ण या समग्र, होल स्टैंडर्ड पर, टोटल स्टैंडर्ड पर प्रस्तुत किया और बताया कि अतीत की विभिन्न क्रांतियां अपने क्षेत्र एवं परिणाम में अपूर्ण सिद्ध हुई थीं। वहाँ यह क्रांति न केवल अपने क्षेत्र में संपूर्णता का भाव लिए हुए हैं, बल्कि अपने परिणाम की दृष्टि से भी इसमें संपूर्णता की संभावनाएं निहित हैं। फ्रांस तथा अमेरिका की उदारवादी क्रांतियों का मुख्य क्षेत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता थी। उन्होंने सामाजिक पहलू की उपेक्षा की, समाज व्यवस्था को चुना और व्यक्ति की उपेक्षा को उन्होंने देखा। वास्तविकता यह है कि कोई क्रांति तभी समग्र
मानी जा सकती है जब यह व्यक्ति तथा समाज इन दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक एवं आधारभूत परिवर्तन को अपना लक्ष्य घोषित करे। इसके साथ ही ऐसी क्रांति तभी सफल हो सकती है जब वह किसी वर्ग विशेष द्वारा नहीं बल्कि संपूर्ण लोक शक्ति द्वारा आयोजित हो और साध्य के साथ ही साधन की पवित्रता को स्वीकार करती हो। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि विचारक बहुत हुए हैं, लेकिन उन्होंने मैंने कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग करके और अपने विचारों को मजबूती प्रदान की है। लेकिन जो दुनिया का सबसे अच्छा विचार माना जाता है वो एकमात्र यह विचार है जिसमें साधन और साध्य दोनों की पवित्रता हो। उससे निर्मित विचार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विचार माना जाता है, जिसकी आलोचना करने का कहीं पर भी लेस मात्र स्थान नहीं होता है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि उस विचार को आलोचना की दृष्टि से देखे। उसको मान्यता प्रदान करनी ही पड़ती है, क्योंकि उसमें साधन और साध्य दोनों की पवित्रता को सर्वोधार्य मान करके और एक ऐसे साधन को प्रयोग में लेकर के साध्य की प्राप्ति करने का एक, चाहे वह क्रांति के रूप में हो, चाहे वह एक आंदोलन के रूप में हो, चाहे वह जीवन जीने के ढंग के रूप में हो, चाहे वह किसी देश की व्यवस्था को लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को आधार मान करके चलाने का हो। लेकिन साध्य अगर लोकतंत्र में सही है, साधन अगर बिल्कुल सही है, तो वह पूरी तरह से अपने आप में एक विशुद्ध राजनीति का स्वरूप धारण करता है। अन्य क्रांतियों की तरह ही समग्र क्रांति के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों पक्ष हैं। जेपी ने समग्र क्रांति के सकारात्मक उद्देश्य को अग्रलिखित रूप में प्रकट किया। यह एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक श्रमिक होगा और सभी स्त्री पुरुषों में समानता स्थापित होगी। सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। व्यक्तियों की आमदनी में इतनी अधिक असमानता नहीं होगी कि उनके बीच वर्ग भेद पैदा हो जाए। यानी जो इनकम होगी व्यक्तियों की, उसमें इतना अंतर नहीं होगा कि उनमें परस्पर विभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। संपूर्ण संपत्ति पर समाज का स्वामित्व होगा। विकास नियोजित एवं योजनाबद्ध तरीके से होगा। श्रम करना आनंदकारी होगा तथा आर्थिक दृष्टि से जीवन समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं सुंदर होगा। समग्र क्रांति के जो विभिन्न आयाम हैं उनको हम देखते हैं। नैतिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में क्रांति, बौद्धिक क्षेत्र में क्रांति, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्रांति, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, सामाजिक क्षेत्र में क्रांति, राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति, आर्थिक क्षेत्र में क्रांति। अब देखिए, जेपी ने कोई सा भी क्षेत्र नहीं छोड़ा कि जिसमें रिवॉल्यूशन की आवश्यकता महसूस नहीं हो। जीवन के सारे पहलुओं को, जीवन के सारे क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए उन्होंने क्रांति की बात कही और प्रयोग में उसको लिया। जयप्रकाश ने नैतिक व आध्यात्मिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति का उल्लेख किया। इसकी सफलता के पीछे यही कारण है कि चार आयाम उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ठोस आयाम को जो आधार प्रदान करते हैं, इनके ऊपर ही समस्त जीवन का एक निर्माण होता है। नैतिक व आध्यात्मिक क्रांति, समग्र क्रांति का नैतिक व आध्यात्मिक आयाम मानवता की चेतना में मौजूद उन नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व को प्रतिपादित करता है जो व्यक्ति को व्यक्ति से सहज रूप में जोड़ने वाले हैं। क्रांति का यह आयाम सार्वभौम मानव धर्म से संबंधित है। समग्र क्रांति का यह आयाम मानव चेतना में निहित इस नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति को सक्रिय बनाना चाहता है। बौद्धिक क्रांति की जब बात होती है तो इसकी पृष्ठभूमि में बौद्धिकता है या विवेक की जो सक्रियता है, भौतिक एवं लौकिक तर्कों के आधार पर व्यक्ति के हितों में एकता स्थापित करना। क्योंकि बौद्धिक स्तर है वह भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित करता है, वह नकारात्मक दृष्टि वाला होता है। तो अगर सकारात्मक है तो बौद्धिक जो स्तर है वह प्रत्येक के लिए सहयोगी प्रवृत्ति पैदा करता है। बौद्धिक क्रांति नैतिक व आध्यात्मिक क्रांति के कार्य को बौद्धिक स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगी। फिर है सांस्कृतिक क्रांति। इसमें जनसमूह की उदारता, सहयोग, सहिष्णुता, त्याग, अहिंसा, कल्याण
करुणा, कर्तव्यपरायणता, सत्यप्रियता आदि के गुणों पर आधारित जीवन दृष्टि को आगे बढ़ाने में या समर्था प्रदान करने में होती है। मानवतावादी दृष्टिकोण भारत की मूल संस्कृति का अभिन्न अंग है और सदियों से यह भारत की विशिष्ट पहचान रही है। शैक्षणिक क्रांति के रूप में हम देखते हैं कि कुशल संचालन के लिए स्थायित्व की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप में शिक्षा का संबंध सभी आयु एवं वर्गों के व्यक्तियों के लिए है। किशोरों, युवाओं, इनके निस्वार्थ भाव होना चाहिए एवं शैक्षणिक क्रांति का उद्देश्य उस समुदाय को नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक गुणों से दीक्षित एवं संस्कार युक्त करना प्रमुख रूप से है। इसमें हम देखते हैं सामाजिक क्रांति के रूप में जो उनकी संस्थाएं, परंपराओं, मान्यताओं का अंत करना है जो कि समाज में विषमता को प्रेरित करती हैं, अनैतिक हैं, अमानवीय हैं, उन सबको समूल नष्ट करके और एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण जो मान्यताओं पर विशुद्ध खरी उतरती हों। सामाजिक क्रांति का भावात्मक पक्ष है एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना जो मानवीय, नैतिकता एवं न्याय के अनुकूल हो या अनुरूप हो। राजनीतिक क्रांति के लिए हम जब देखते हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना, राजनीतिक क्रांति राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में केंद्रीकरण की उस प्रवृत्ति का अंत करेगी जो राजशक्ति को लोक शक्ति पर थोपने में सहायक होती है। इसका विरोध करना और राजनीतिक क्रांति सत्ता का विकेंद्रीकरण इस प्रकार से करेगी कि संपूर्ण राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत एवं आधार स्थानीय ग्रामीण समुदाय होंगे और इस आधार से सत्ता क्रमशः उच्च शिखर की ओर प्रवाहित होगी। इस राजनीतिक व्यवस्था में राजशक्ति लोक शक्ति की अनुचर होगी। आर्थिक क्रांति में हम देखते हैं कि जयप्रकाश ऐसी अर्थव्यवस्था की समर्थक नहीं है जिसकी स्थापना व्यक्ति की अनंत एवं विलासपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। वे अर्थव्यवस्था को व्यक्ति की आवश्यक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। धन्यवाद।